हेलो ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक अगेन। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो अगस्त 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का पार्ट सेकंड है। इससे पहले आज हमने पार्ट फर्स्ट जो है वो देख लिया था। उसके अंदर हमने शॉर्ट न्यूज़ और जो इंटरनेशनल न्यूज़ है यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है उसको हमने बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया है। और उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस भी आपको बताए हैं कि आरएस प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं, अदर एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स से आए हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर हमारा जो चैनल है उसमें आप जो वीडियो सेक्शन है वहाँ जा करके भी आप उसको देख सकते हैं। तो आज पार्ट सेकंड है और इसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ने वाले हैं। इस मैगजीन का जो पीडीएफ है वो आपको 2 या 3 दिन के भीतर हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस, वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप फिजिकल फॉर्म में मैगजीन को खरीदिए ताकि आपको जो है जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो आप उसको लिख पाएँ और रिवाइज़ करने में आपको आसानी रह सके। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है राष्ट्रीय परिदृश्य को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर। तो देखिए हमारे इंडिया से 2 साइट्स हैं, उनको अभी जो यूनेस्को है उसकी विश्व धरोहर सूची में जो है वो शामिल किया गया है। तो इसके साथ ही अब हमारे भारत से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले जो जगह हैं उनकी जो स्थल हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है 40। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था और फर्स्ट वीडियो में मैंने उन 40 में से अधिकतर जितने भी स्थल हैं उन सब के बारे में आपको बताया था। प्लस जो क्वेश्चन आया है आरएस के अंदर वो भी मैंने आपको बताया था, तो फर्स्ट वीडियो को आप देख लीजिएगा वहाँ पर। तो देखिए ये जो 40 स्थल हैं उन 40 स्थलों में से 32 ऐसे स्थल हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है सांस्कृतिक स्थल है यानी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं। 7 ऐसे स्थल हैं जो प्राकृतिक स्थल हैं और एक ऐसा स्थल है जिसका मैंने नाम बताया था कंचनजंगा, वो एक मिश्रित स्थल है। मिश्रित का मतलब सांस्कृतिक स्थल भी है और नेचुरल यानी प्राकृतिक स्थल भी है। ठीक है, अब ये तो बात हुई यूनेस्को की। अब दूसरी बात करते हैं कि किसको जो है शामिल किया गया है। तो देखिए पहला तो है धोलावीरा को और दूसरा है रामप्पा मंदिर को। रामप्पा मंदिर की पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, तो उसको आप फर्स्ट वीडियो में देखिएगा। अब देखिए रामप्पा मंदिर जो है ये आपके तेलंगाना के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पर है? तेलंगाना में। ये 13वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था और काकतीय जो वंश है उसके द्वारा यानी उसके समय काल में जो है इसको बनाया गया था। और क्या फैक्ट्स हो सकते हैं इससे रिलेटेड? तो देखिए और फैक्ट्स ये हैं कि यहाँ जो देवता है उनका नाम है रामलिंगेश्वर स्वामी। तो रामलिंगेश्वर स्वामी की जो है यहाँ पर मूर्ति है। उसके अलावा जो है इसका जो निर्माण है वो 40 साल 40 ईयर्स में कंप्लीट हुआ था। और करवाने वाला कौन था? तो उस समय का जो काकतीय वंश थे उनके राजा थे, उनका नाम था गणपति देव और इनके सेनापति थे जिसका नाम था रेचारला रुद्र। उन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसका नाम रामप्पा क्यों है फिर? तो देखिए इसका जो निर्माण करता जो वास्तुकार है उस वास्तुकार ने इसमें अपना समय दिया है और उसी के नाम पर जो है इस मंदिर का नाम जो है वो रामप्पा रखा गया है। तो ये हो गई इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आपको सारी चीज़ें इसके बारे में पता चल गई। हो सकता है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किस वंश ने बनाया था, कब का है और किस जगह पर सिचुएटेड है। तो ये सारे फैक्ट्स इसके बारे में हो जाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्थल है जिसका नाम है धोलावीरा। तो धोलावीरा तो देखिए ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी और उसको धोलावीरा के बारे में ना पता हो। तो देखिए एक हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल है, गुजरात के अंदर ये लोकेटेड है। ठीक है, गुजरात से और भी कई सारी साइट्स हैं जिनको कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जैसे कि पिछली बार देखिए अहमदाबाद को शामिल किया गया था। अहमदाबाद के अलावा रानी की वाव, इसका नाम आपने सुना ही होगा। अच्छा, कौन से नोट है उसके ऊपर शायद रानी की वाव जो है उसकी फ़ोटो बनी हुई रहती है, तो वो आप पता करके बताइएगा मुझे। तो रानी की वाव है, उसके अलावा चंपानेर है। ठीक है, तो ये जो स्थल हैं ये कहाँ पर जो है कितने 4 स्थल हैं। पहले 3 थे, अभी 4 स्थल हो गए धोलावीरा को इंक्लूड करके। तो 4 स्थल जो हैं वो गुजरात से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। राजस्थान से कितने स्थल हैं वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट है इसके बारे में और जो फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और जो आपका राखीगढ़ी है उसके बाद में ये धोलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। ठीक है, इसकी खोज 1968 में जे जोशी जो है पुरातत्वविद जो है उनका नाम है जगपति जोशी, उन्होंने जो इसकी खोज की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है धोलावीरा 5000 पहले विश्व के सबसे व्यस्ततम महानगर में जो है वो गिना जाता था। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 14 बाघ अभ्यारण्य जो है यानी कि टाइगर रिजर्व जो है उनको कैट्स की मान्यता मिली है। ठीक है, CATS
CATS की मान्यता जो है वो अभी दी गई है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ये CATS क्या है। तो देखिए CATS का फुल फॉर्म है यहाँ पर कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। अब इसका काम क्या है, तो देखिए सबसे पहली चीज़, इसको 2013 में जो है बनाया गया था और भारत ने इसको जो है अडॉप्ट किया है, ठीक है, CATS को भारत ने अडॉप्ट किया है। अब जो ये CATS है इसका काम क्या होता है, तो देखिए इसका काम क्या है कि जो भी आपकी टारगेटेड प्रजाति है यानी स्पीशीज़ है, उसके लिए जो न्यूनतम मानक हैं, उसके संरक्षण के लिए जो न्यूनतम मानक है उनको निर्धारित करना, उनको फॉलो करना, ठीक है, उन कंट्रीज़ के अंदर उन मानकों को फॉलो करना। तो ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन है, जैसे कि भारत है, बांग्लादेश है, साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे देश हैं। तो भारत के अंदर जो है टाइगर पॉपुलेशन का 70% जो है हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और टाइगर कंजर्वेशन के लिए हमने भी कई सारे प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं। उन प्रोजेक्ट्स को चलाने के मद्देनज़र ही भारत ने CATS को भी मंजूरी दी थी, ठीक है। तो CATS के बारे में अगर आपको पूछे कि हाल ही में CATS के अंदर कितने टाइगर रिजर्व्स को जो है मान्यता दी गई है, तो 14 टाइगर रिजर्व्स को मान्यता दी गई है इसमें, ठीक है। अब देखिए ये जो CATS है इसके अंदर जो है 2 संस्थाएँ काम करती है, 1 मिनट, हाँ 2 संस्थाएं जो है इसके अंदर कार्यरत हैं। एक तो है आपका GTF यानी कि ग्लोबल टाइगर फोरम, और दूसरी संस्था का नाम है NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि भारत का है, ठीक है। ये लोग मिलकर के जो है इसमें जो है टाइगर रिजर्व्स के लिए जो है वो कार्य करते हैं, ठीक है। और ये GTF जो है ये एक तरीके से NGO टाइप में है, इस तरीके की संस्था है जो कि इस क्षेत्र में कार्य करती है। हालांकि ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। और भी कुछ चीज़ें हैं जो टाइगर के बारे में हमको जान लेनी चाहिए, क्योंकि टाइगर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि भारत में 70% टाइगर वाली आबादी मैंने बताई थी आपको। टाइगर का स्टेटस देखते हैं, टाइगर का स्टेटस क्या है। तो देखिए टाइगर का स्टेटस ये है कि हमारा जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें जो अनुसूचियाँ हैं उसकी शेड्यूल 1 यानी अनुसूची 1 के तहत जो है इसको लिस्ट किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर दूसरा ये है कि IUCN की जो रेड लिस्ट है, IUCN की जो रेड लिस्ट है, उस रेड लिस्ट में जो है इसको इसको एंडेंजर कैटेगरी के अंदर रखा गया है, यानी कि जो खतरे के उस पे है उसको जो है एंडेंजर कैटेगरी में टाइगर को रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्लस जो साइट्स हैं, साइट्स के बारे में भी आपने सुना होगा। तो साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसके अंदर इसको रखा गया है टाइगर को, ठीक है। और टाइगर के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस है वो 29 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। ये भी याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के अंदर जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको 1973 के अंदर जो है वो शुरू किया गया था, और इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम था NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और इस अथॉरिटी को 2005 के अंदर जो है इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। राजस्थान के अंदर कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, तो हमने पढ़ा था, एक तो रणथंभौर है, एक मुकुंदरा है, और एक कौन सा है वो आप बताएंगे। 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, तो एक टाइगर रिजर्व और कौन सा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचता है, तो ये सारे फैक्ट्स हमने वैसे जो है कवर कर लिए हैं कि टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है और टाइगर के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। अब देखिए कि कौन कौन से जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको अभी कैट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है, यानी कि मान्यता दी गई है। तो देखिए पहला है आसाम का काजीरंगा, मानस और ओरंग, इन तीनों के नाम याद रख लीजिएगा, ये नेशनल पार्क भी है वहाँ पर। फिर उसके अलावा अगर मध्य प्रदेश में चलें तो सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना। महाराष्ट्र में चलेंगे तो पेंच, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का, दूधवा जो है उत्तर प्रदेश का, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, और परम्बिकुलम ये है केरला का, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका, मुदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये आपका तमिलनाडु का। तो इन सबको जो है अभी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। उसी के साथ में एक रिपोर्ट भी आई है, ये रिपोर्ट है तेंदुओं, सह परभक्षियों और शाक भक्षियों की स्थिति को लेकर, यानी कि स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स, को प्रीडेटर्स एंड मेगा हर्बीवोरस। प्रीडेटर क्या होता है कि जो आपकी फूड चेन होती है ना, खाद्य श्रृंखला, उसके अंदर जो आखिरी जो कंज्यूमर होता है
जैसे कि इनको कोई कंज्यूम नहीं कर सकता। जैसे शेर को मार के कौन खाता है? कोई नहीं खाता। एलिफेंट को मार के कौन खाता है? कोई नहीं खाता। तो ये जो है प्रीडेटर्स की श्रेणी में जो है वो आते हैं। तो इनको बचाना फूड चेन के लिए काफ़ी, यानी कि खाद्य श्रृंखला में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इनका कंजर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि बैलेंस जो है वो बना रहे। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और जो क्लाइमेट चेंज है, यानी कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जो है वो अभी जारी किया गया है। और इसमें कुछ संख्या बताई गई है कि जो है 2018 के अंदर कुल बाघों की या तेंदुओं की जो संख्या है वो जो है, हाँ, कुल बाघों वर्ष 2018 में भारत के बाघों के विचरण वाले इलाकों में तेंदुओं की कुल आबादी, तेंदुआ यानी कि लेपर्ड की कुल आबादी जो है 12,000 के लगभग थी। और वर्ष 2014 की तुलना में एक उल्लेखनीय वृद्धि है, जो कि देश के बाघों वाले 18 राज्यों के वनाचित प्राकृतिक वासों में 7,910 थी, यानी कि 7,910 से इंक्रीज जो है इस बार हुई है। तो ये एक अच्छा संकेत है हमारे लिए। बाकी इस रिपोर्ट में और कुछ ऐसा खास नहीं है जिसको कि जाना जा सके। तो ये जो आर्टिकल्स हैं इसके अंदर यही चीज़ काम की थी। नेक्स्ट आर्टिकल में हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आंध्र प्रदेश के ऊपर। तो देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर 3 ऐसे स्मारक हैं जिनको आदर्श स्मारक के रूप में अभी चिन्हित किया गया है। तो ये आदर्श स्मारक क्या चीज़ है, तो पहले तो ये समझते हैं। तो देखिए आदर्श स्मारक एक योजना है जो कि कल्चरल मिनिस्ट्री जो हमारी है, यानी सांस्कृतिक जो मंत्रालय है, उसके द्वारा इसको 2014 में शुरू किया गया था। इसके तहत इन्होंने डिसाइड किया था कि 100 ऐसे प्लेसेस जो हैं उनको हम जो है कल्चरली पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डेवलप करेंगे, ताकि जो हमारे यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट हैं उनको वहाँ पर फैसिलिटी मिल सके। देखिए अगर मान लीजिए कोई टूरिस्ट आमेर में आता है तो उसको अगर वहाँ पे वाईफाई की सुविधा मिलेगी या फिर बैठने के लिए अच्छा कैफेटेरिया मिलेगा या और जैसी मतलब कि कई और सुविधाएं अगर उसको मिलेगी, जैसे कि बैठने का एरिया, रहने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर टूरिस्ट जो हैं, क्योंकि सहूलियत जहाँ पर मिलती है, फैसिलिटी जहाँ पर मिलती है, वहाँ पर लोग जो है रहना पसंद करते हैं, आना पसंद करते हैं। तो इसी प्रकार से उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर ये जो है एक योजना जो है चलाई गई थी, ताकि जो है कुछ स्पॉट्स को जो है टूरिस्ट फ्रेंडली स्पॉट्स जो है वो बनाया जा सके। तो अभी हाल ही के अंदर इसके अंदर जो है आंध्र प्रदेश के 3 स्थानों को इंक्लूड किया गया है। वो कौन कौन से ज़िले हैं, तो पहला तो है नागार्जुनीकोंडा, ठीक है, नागार्जुनकोंडा है जो कि गुंटूर ज़िले के अंदर है, और सलीहुंडुम जो में बौद्ध अवशेष जो है जो कि श्रीकाकुलम के अंदर है, उसको इंक्लूड किया है। और फिर है वीरभद्र मंदिर और लिपाक्षी मंदिर, ये जो है कहाँ पर है, अनंतपुरम में। तो इन तीनों को जो है अभी यहाँ पर इंक्लूड किया है, इन स्मारकों को जो है इंक्लूड किया है, इन 3 जगहों के जो स्मारक है उनको इंक्लूड किया है। तो विशेष बात क्या है, विशेष बात यह है कि यहाँ पर जो है इन स्मारकों के अंदर कैफेटेरिया हुआ, वाईफाई हुआ, ब्रेल साइंस हुए, जो ब्रेल यानी कि जो देख नहीं सकते हैं लोग, उनके लिए ब्रेल लिपि के अंदर जो है साइन बोर्ड बनाए गए हैं, प्रिटेंशन सेंटर है, रोशनी आदि जैसी विभिन्न अतिरिक्त सुविधाएं जो है वो इसमें जो है दी जाएगी। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रोवाइड कराई जाएगी इन स्थलों पर, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो उनको और ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्वालियर और ओरछा को जो है यूनेस्को की जो हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट है उसके तहत जो है वो चुना गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं ग्वालियर और ओरछा। ओरछा के बारे में अगर बताऊँ मैं आपको, तो ओरछा मध्य प्रदेश के अंदर है, ग्वालियर भी मध्य प्रदेश में है, और ओरछा जो है वो बुंदेला राजपूतों की जो है वो कैपिटल रहा था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी जो है बुंदेला राजपूत यहाँ पर थे। और उसके अलावा जो है अब देखिए यहाँ पर जो है इसको हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। और इसमें क्या होगा, इसमें भी वही सेम चीज़ जो यूनेस्को और चीज़ों में करता हुआ आ रहा है कि विरासत और संस्कृति के संरक्षण को ध्यान में रखा जाएगा, उसके लिए कार्य किया जाएगा। अब ये कार्य करेगा कौन, तो देखिए इसमें कार्य करने के लिए होगा एक तो यूनेस्को, एक होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार, और दूसरी जो है स्टेट गवर्नमेंट होगी मध्य प्रदेश की। ये तीनों मिलकर के जो है इसके डेवलपमेंट के लिए कार्य करेंगे। तो देखिए ये जगह तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन वहाँ पर जो आसपास का क्षेत्र है उसको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए जो है डेवलप किया जाएगा।
ठीक है। इनका संरक्षण हम क्यों करते हैं? पुरानी चीज़ों का संरक्षण करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये टूरिज़्म को अट्रैक्ट करते हैं, और टूरिस्ट जो है ऐसे कोई खंडर देखने तो आएगा नहीं, उसके आसपास भी आपको जगह डेवलप करनी पड़ेगी, रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, गाइड वहाँ पर होने चाहिए, वो भी ट्रेंड होने चाहिए, और लोगों को सिक्योरिटी वहाँ पर मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसीलिए जो है इसको इन 2 सिटीज़ को जो है वहाँ पर चूज़ किया गया है। ओरछा में जो है बेतवा नदी का अगर आपने नाम सुना हो, तो बेतवा नदी जो है ये यहाँ पे फ्लो करती है। तो ये कुछ इन दोनों के बारे में था। अच्छा, इसके अलावा जो है ये जो हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट है, इसमें जो है 6 शहरों को जो है ऑलरेडी शामिल किया गया है भारत के, और उन 6 शहरों के अंदर अगर आप देखें, एशिया के 6 शहरों को शामिल किया है, पहले से शामिल किया गया था। और इसके अंदर वाराणसी और अजमेर, भारत के 2 शहर वाराणसी और अजमेर जो है वो शामिल किए गए थे। तो एशिया के 2 शामिल किए थे, तो उसमें वाराणसी और अजमेर का नाम भी था। तो अभी जो है ये 2 जो और ऐड हुए हैं, ये 7वें और 8वें नंबर पर जो है वो ऐड हुए हैं, ठीक है, दक्षिण एशिया से। तो ये हो गया इस आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है एक रिपोर्ट के ऊपर है। रिपोर्ट का नाम है भारत में नवीनीकरण का एकीकरण, रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया। इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। और रिपोर्ट तैयार किसने की है? तो रिपोर्ट तैयार करने वाली एजेंसी का नाम आपको ध्यान रखना है, ये है नीति आयोग, और जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर जो है इसको तैयार किया है। और इस रिपोर्ट के अंदर जो रीन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा जहाँ पर हो सकती है, ऐसे 3 जो राज्य हैं उनको इसमें स्टडी किया गया है। कौन कौन से राज्य? एक हमारा जो है कर्नाटक है, दूसरा गुजरात है, और तीसरा महाराष्ट्र है। इन 3 राज्यों के की जो सरकारें हैं उनके साथ में जो है इस रिपोर्ट को जो है तैयार किया गया है। तो देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात की सरकारों के साथ इन नवीनीकरण समृद्ध राज्यों के सामने अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ने की दिशा में आई विशेष चुनौतियों को समझने के लिए जो वर्कशॉप्स आयोजित की गई थी, उनसे मिले परिणामों के आधार पर इस रिपोर्ट को जो है वो तैयार किया गया है। देखिए, हमारा एक टारगेट है कि जो नवीनीकरण ऊर्जा है यानी रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि हमें सूरज से, विंड से यानी पवन से, ठीक है, इनसे जो प्राप्त होती है, जो नवीनीकरण ऊर्जा है, उसका एक टारगेट बनाया गया है कि हम जो है धीरे धीरे नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। 2022 तक हम 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट एनर्जी जो है वो इसमें डेवलप करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो संसाधन, इसके लिए जो संसाधन है, जो जगह है, और जो रेगुलेटर्स हैं, नियामक हैं, कौन सी नीति बनानी चाहिए, किस तरीके से ऊर्जा का भंडारण करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस की गई हैं। उसके अलावा जो है इस रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके काम की हो, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम। जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, वो है देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना हेतु जो है समझौता हुआ है। तो ये समझौता किसके बीच में हुआ है? पहली चीज़ तो ये, ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी का क्या मतलब है? तो ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी का मतलब है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कार्बन न्यूट्रल हो, यानी कि कार्बन का एमिशन जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा ये समझौता किसके बीच में हुआ है? तो समझौता हुआ है एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी के बीच में और लद्दाख के बीच में। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भी बना है नया, तो लद्दाख और एनटीपीसी के बीच में जो है ये समझौता हुआ है, और ये देश का पहला हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है वो होगा। अब देखिए, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं कि लद्दाख में सौर वृक्ष और सोलर कार पोर्ट के रूप में एनटीपीसी पहले सौर प्रतिष्ठान का उद्घाटन भी किया गया है। और समझौता ज्ञापन एनटीपीसी को अक्षय स्रोतों और हरित हाइड्रोजन के आधार पर लद्दाख को कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था विकसित करने में जो है वो मदद करेगा। उसके अलावा जो एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है ने इस क्षेत्र में शुरुआत करने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसें चलाने की योजना भी जो है वो बनाई है। भाई देखिए, अगर आपको ग्रीन प्रोजेक्ट बनाना है, या फिर ग्रीन जो है ट्रांसपोर्टेशन चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं, कार है, उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के लिए आप कौन सा अलग से फ्यूल यूज़ कर सकते हैं? तो पहली चीज़ तो है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा आप हाइड्रोजन से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं या बसेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है देखिए, इससे लेह में हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन परियोजना को लागू करने वाला ये देश का पहला शहर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं।
सो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है भारत के 35% बाघ क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र से बाहर। जो टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है अ फ्यूचर फॉर ऑल, अ नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, सभी का भविष्य मानव वन्य जीव सह अस्तित्व। ये एक रिपोर्ट है और इसको जारी किया है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर और जो है संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, इन दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में कि भाई हाँ ऐसी एक रिपोर्ट आई है, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कोई ज़्यादा फैक्ट इसमें रटने वाली नहीं है। बस बात यह है कि इन्होंने कहा है कि अभी भी भारत के अंदर 35% बाघ क्षेत्र जो है वो संरक्षण से बाहर है। ठीक है, उसके अलावा रिपोर्ट के अंदर क्या है वो सब बकवास है, उसको छोड़ दीजिए, वो किसी काम का नहीं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 यानी कि जो हमारा जो कोविड-19 के लिए जो हमारा पैकेज है उसका सेकंड चरण जो है उसको मंजूरी अभी केंद्र सरकार ने दी है। और इसमें वही जो है घिसी पिटी सी बातें हैं कि भाई इस पैकेज के दूसरे चरण में सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के घटक शामिल किए गए हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जो 100% जो है सेंटर के द्वारा जो है उसको फंड किया जाता है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसके के अंदर जो है राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है फंडिंग के अंदर। अब इसमें वही है कि बेड उपलब्ध कराएंगे, टेली ICU सेवाएं देंगे, बाल चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र बनाएंगे, इतने बेड लगाएंगे और इतने प्रतिशत जो है ICU में बाल बच्चों के लिए बेड होंगे, वगैरह वगैरह बातें हैं। तो वो कॉमन बातें हैं, वो हमको नहीं पढ़नी है, बस ये थोड़ा सा बता दिया मैंने। आगे चलते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है, देखिए, राज्य विद्युत वितरण इकाइयों की नवी रेटिंग और रैंकिंग जो है वो जारी की गई है। ये 9th इसकी रेटिंग है और इसको जारी किया है हमारे विद्युत मंत्रालय ने, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इसको जारी किया है। और इसके अंदर जो है जो 41 राज्यों की विद्युत वितरण इकाइयाँ हैं उसको इसके अंदर रैंक दी गई है। तो जिनको A ग्रेड प्राप्त हुआ है उसमें जैसे उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड है, मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, दक्षिण गुजरात विज लिमिटेड कंपनी और पश्चिम गुजरात विज लिमिटेड कंपनी, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, इनको जो है A ग्रेड इसमें प्राप्त हुआ है। और C ग्रेड प्राप्त करने में जैसे जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और इस प्रकार के जो तमिलनाडु और त्रिपुरा, मणिपुर, झारखंड वगैरह के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनको इसके अंदर जो है वो निम्नतम स्थान यानी C ग्रेड जो है वो प्राप्त हुआ है। तो हालांकि इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन वो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आया इसलिए मैंने इसको आपको थोड़ा सा बता दिया ताकि ध्यान में रहे कि ऐसी कोई रैंकिंग भी होती है। इससे पहले 2 आर्टिकल्स और भी थे, जैसे कि गुजरात के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जो है कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, लेकिन वो इतने काम की परियोजनाएं नहीं है जिसको बताया जा सके। फिर एक ऊपर ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, आप भी उसको काट सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है कि उत्तराखंड में 6 प्रदूषित यानी कि पॉल्यूटेड नदियों के पुनरुद्धार के लिए जो है परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो एक मिशन है जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसकी जो 36वीं अभी बैठक हुई थी उसके अंदर जो है इन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है कि इन नदियों का जो है दोबारा से पुनरुद्धार जो है वो किया जाएगा। तो इन नदियों का नाम कौन कौन सा है, तो देखिए नदियाँ 6 नदियाँ हैं, भेला, ढेला, किच्छा, कोसी, नंदौर, पिलाखर और काशीपुर। तो इन नदियों को जो है फिर से जीवंत किया जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो है प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह जो है जो ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह है, सेप्टेज वगैरह का, उनको जो है बनाया जाएगा। तो नदियों का नाम हो सकता है कि आपसे किसी एग्जाम के अंदर पूछ ले नदियों का नाम देकर के, निम्न नदियाँ जो है हाल ही में चर्चा में थी और ये कहाँ की नदियाँ हैं, तो ये उत्तराखंड की जो है वो नदियाँ हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मेघालय युवा नीति 2021 के ऊपर। और देखिए ये अपने आप में एक अलग ही नीति है, ठीक है। मैंने जो है यूथ पॉलिसी वैसे बनती रहती है, लेकिन अगर आप इस पॉलिसी को पढ़ेंगे तो काफ़ी एक अच्छा सकारात्मक दिशा इसमें दिखती है। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो ये नहीं है कि हमें जो है रटंत वाली पढ़ाई पढ़ाई जाती है, हालांकि वो भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है काउंसलिंग हमारे यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, ठीक है। काउंसलिंग जो है उसकी समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मैं शायद स्पेलिंग ही गलत लिख दिया आज तो, काउंसलिंग, ठीक है। तो काउंसलिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। मैंने बहुत कम स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है जो कि काउंसलिंग करवाने जाते हैं, ठीक है। आपने भी अपने जब सब्जेक्ट्स लिए होंगे तो टीचर ने कह दिया तुम्हारे 60% आए हैं तो तुम आर्ट्स ले लो, 70 आए हैं तो कॉमर्स ले लो, 80-90 आए हैं तो साइंस ले लो। अब ये कितना इलॉजिकल है, सोचो अगर किसी बच्चे ने 10th में ढंग से पढ़ाई नहीं की और उसकी इच्छा हो कि मैं साइंस पढ़ूँ या उसकी इच्छा हो कि मैं 90% लाया हूँ फिर भी आर्ट्स पढ़ूँ, तो यहाँ तो टीचर ने कह दिया वही मानना पड़ेगा उसको। तो काउंसलिंग उस बच्चे की प्रॉपर नहीं हुई है, यानी कि आपने उस बच्चे का आर्ट नहीं देखा है कि उसका रुझान किस क्षेत्र के अंदर है, वो आपने नहीं देखा। तो उसी प्रकार से
यहाँ पर जो ये पॉलिसी बनाई गई है ये युवाओं को दिशा देने के लिए है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई जैसे स्टूडेंट होता है, उसका कैलिबर काफ़ी हाई है कि भाई वो बन सकता है कि एक ऑफिसर बन सकता है, और वो जो है किसी अदर फील्ड में चला जाता है, यानी प्राइवेट सेक्टर की जॉब में जा रहा है या किसी ऐसे सेक्टर में जा रहा हो जहाँ पर उसका जो कैलिबर है वो यूटिलाइज नहीं होगा, ऐसा भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन बच्चों को प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। तो यहाँ पर इसीलिए जो है मेघालय में एक युवा नीति 2021 को लॉन्च किया है इन्होंने, और इसमें कहा गया है कि यह जो नीति है इसका उद्देश्य है 31% जो युवा आबादी है कहाँ पर, मेघालय में, उसको जो है युवाओं को उत्साहजनक जो कार्यक्रम है उसमें उनको शामिल करना, जिससे युवाओं में कुशल, रचनात्मक, भरोसेमंद और सशक्त बनाकर उनका सर्वांगीण यानी कि ओवरऑल जो है डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ये जो है आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो यूथ है, ठीक है, इसको जो है अपने करियर के प्रति जो है वो दिशा प्रदान करेगा। ठीक है, अब देखिए नीति के प्रमुख तथ्य क्या क्या हैं इसको भी देख लेते हैं कि मेघालय के खेल और युवा मामलों के विभाग द्वारा तैयार की गई यह नीति प्रत्येक व्यक्ति जीएसडीपी के साथ साथ एसडीजी रैंकिंग के आधार पर 10 वर्षों में राज्य को शीर्ष 10 राज्यों में स्थान देने के लिए मेघालय सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यानी कि जो हमारे जो रैंकिंग होती है एसडीजी रैंकिंग और जो स्टेट का जो जीएसडीपी होता है उसके अंदर जो रैंकिंग दिलाने के लिए जो है ये नीति जो है इसके एकदम अनुकूल है। और इस नीति में 9 चिन्हित प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जैसे कि शिक्षा, परामर्श और सलाह, उसके अलावा स्वास्थ्य, खेल, रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता, नेतृत्व, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग, समावेश, पर्यावरण जागरूकता पर चिंताओं को दूर करने के लिए इसको तैयार किया गया है। इस नीति के प्रदर्शन संकेतकों को 10 विभागों में मैप किया गया है। परिणाम उन्मुखी इस नीति का मूल्यांकन तिमाही, मतलब ये जो नीति बनाई गई है इसका मूल्यांकन भी करेंगे, इवैल्यूएशन भी करेंगे प्रत्येक 3 माह में, वार्षिक और द्विवार्षिक, 2 साल में, 1 साल में और 3 माह में। इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, बस इतना पता होना चाहिए कि अभी जो युवा नीति जारी की है मेघालय ने, और उसके अंदर जो है वो युवाओं को एक डायरेक्शन देने के लिए उनके करियर के प्रति और आने वाली संभावनाओं के प्रति, तो उसके लिए इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसको देखिए कि लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो केवी बोलते हैं, और ढांचागत विकास निगम, इनको जो है मंजूरी दी गई है। तो 750 करोड़ की लागत से इनको जो है वो स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय एक्ट 2009 में संशोधन करके ये विधेयक लाया गया है। इसके अलावा जो है विश्वविद्यालय के अंतर्गत लेह, कारगिल, लद्दाख के क्षेत्र जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे, और विश्वविद्यालय का पहला चरण 4 साल में जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। मतलब इसको यूनिवर्सिटी को बनाने में 4 इयर्स जो है इसका समय लगेगा। तो जैसे ही जो है इनको अलग किया है, जैसे लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को अलग किया है, तो गवर्नमेंट जो है इनके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान दे रही है। काफ़ी मनी जो है, फंड जो है इसके लिए अलॉट किया जा रहा है। फिर दूसरा, इसी जो आपका लद्दाख है उसी के अंदर एकीकृत बहुउद्देशीय ढांचागत विकास निगम, ठीक है, ऐसा करके एक अथॉरिटी जो है उसका भी डेवलपमेंट किया जाएगा, उसको भी मंजूरी दी गई है। और ये कॉरपोरेशन क्या करेगा, लद्दाख में पर्यटन, उद्योग, परिवहन की जो सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज हैं, उनके विकास में, और स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगा। ठीक है भाई, इनको पहुंचाने के लिए, इन सब के लिए क्या चाहिए आपको, सड़क चाहिए, ठीक है, प्रॉपर जो है आपको वहाँ पे मार्केट चाहिए, वो सारी डेवलपमेंट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर उसी को कहते हैं, ढांचागत जो सुविधाएं हैं वो सब जो है इस कॉरपोरेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, और ये जो निगम होगा वो कंपनी एक्ट जो है 2013 का, उसके तहत जो है इसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसका ऑथराइज कैपिटल 25 करोड़ होगा, और जो वार्षिक परिव्यय 42 करोड़ होगा। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको याद नहीं रखना, बस मैं बता रही हूँ इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है कि ऑथराइज कैपिटल और वगैरह क्या होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट में कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड। अब ये नदी प्रबंधन बोर्ड क्या, उसको भूल जाइए, मैं तो इन नदियों के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। तो देखिए ये है अपना दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत में यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है गोदावरी, और गोदावरी के जस्ट नीचे एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा। इन दोनों का जो बेसिन क्षेत्र है, बेसिन को क्या कहेंगे, जहाँ पर नदी बहती है उसके क्षेत्र को बेसिन, जल अधिग्रहण जो क्षेत्र है उसको केजी बेसिन कहा जाता है, केजी बेसिन। ठीक है, तो गोदावरी और जो कृष्णा है, तो गोदावरी के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए कि जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं, दक्षिणी गंगा। ठीक है, दक्षिणी गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गंगा के समान लंबी नदी है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी, गोदावरी।
ठीक है, तो इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं, त्र्यंबक पहाड़ी, ठीक है, वहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। त्र्यंबक के पठार से जो है इसका उद्गम होता है। फिर दूसरा अगर हम देखें कृष्णा नदी के बारे में, तो जो आपकी कृष्णा नदी है वो आपके निकलती है महाबलेश्वर से, ठीक है, और ये जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली तो गोदावरी है और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, कृष्णा नदी है। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के ऊपर। तो देखिए ये जो फॉरेंसिक विश्वविद्यालय है इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया है, तो गुजरात के अंदर जो है इसका उद्घाटन किया है। तो हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने अहमदाबाद के अंदर जो है राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ठीक है, इसका जो है उद्घाटन किया है। और इस सेंटर में बनाए गए साइबर डिफेंस सेंटर और बैलिस्टिक रिसर्च सेंटर पूरे एशिया में अपने प्रकार के अनूठे सेंटर होंगे। तो बस इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में। फिर नेक्स्ट है, कच्छ के रण में बनेगा देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ठीक है, देश का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क होगा नवीनीकरण ऊर्जा के लिए, वो 4750 मेगावाट का जो है उसकी ऊर्जा क्षमता होगी। और इसको NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा जो है वो बनाया जाएगा, और ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा, ठीक है। NTPC के बारे में कुछ दिया हुआ है तो उसको देख लेते हैं। NTPC REL को NTPC के नवीनीकरण ऊर्जा व्यापार में तेजी लाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को सम्मिलित किया गया था। NTPC ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट AC का फ्लोटिंग सोलर भी जो है चालू किया है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ न्यूज़ थी। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि एक नया मंत्रालय भी बनाया गया है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि सहकारिता मंत्रालय। तो केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक अलग मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय का जो है वो गठन किया है। और इस जो मंत्रालय है इसका जो अभी अध्यक्ष यानी कि मंत्री पद की जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। और इसके अलावा BL वर्मा जी जो हैं वो इसके सहकारिता राज्य मंत्री जो हैं वो होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट जो है वो है हरित हाइड्रोजन संयंत्र। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है लेकिन अभी हम 2-3 आर्टिकल ही हमारे बचे हैं ताकि हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट जो है हमारा अदर जो है वीडियो को स्टार्ट कर पाएंगे, इसलिए इसको आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो हरित हाइड्रोजन संयंत्र क्या है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC जो है उसने भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो स्थापित इसमें करेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो इस्टेब्लिश इसमें किया जाएगा। तो देखिए ये जो है यह देश की पहली हरित हाइड्रोजन इकाई होगी, यूनिट होगी। इससे पहले घोषित परियोजनाएं ग्रे हाइड्रोजन से संबंधित हैं, जहां उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जा रहा था, ठीक है। मथुरा को TTZ यानी कि ताज ट्रेपेजियम जोन से इसके निकटता के आधार पर चुना गया है। मथुरा को क्यों चुना गया है, क्योंकि ये ताज ट्रेपेजियम जोन के नज़दीक है और यहाँ पर अगर स्वच्छ ऊर्जा का या ईंधन का यूज़ किया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पर जो है पॉल्यूशन जो है वो कम से कम होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा आर्टिकल। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। तो देखिए एक संस्था है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, ठीक है। तो आयुष मंत्रालय के अधीन जो है ये संस्था आती है और जामनगर में ये स्थित है। आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ जामनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, इसके और गुजरात सरकार के बीच में जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो हालांकि ये समझौता ज्ञापन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये संस्था इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उल्लेखनीय है कि आयुष मंत्रालय के अधीन जो ये संस्था है ITRA एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा जो है वो प्राप्त है, नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है ये संस्था। इसलिए इस संस्था के बारे में आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन कहीं पर पूछ लिया जाए। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है AI आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन। तो देखिए रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसने IIT कानपुर की मदद से एक एप्लीकेशन तैयार किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा और ये शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित की गई पहल है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली है। इस पहल के अंतर्गत विकसित AI टूल में शिकायत में लिखी बातों के आधार पर शिकायत को समझने की क्षमता है। तो हालांकि इतना कोई खास तो नहीं है लेकिन हाँ हमने पढ़ लिया है इसको। फिर है लद्दाख के
अंदर जो है सभी निवासियों को टीकाकरण जो है हो चुका है और ये पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जहाँ पर सभी व्यक्तियों को जो है टीकाकरण हो चुका है। बस ये एक इम्पॉर्टेंट तो नहीं लेकिन एक फैक्चुअल सी खबर थी। अब देखिए एक लिस्ट है, इसको हालांकि आप सबने पढ़ लिया होगा, न्यूज़पेपर में तो काफ़ी आया था कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है यानी कि जो हमारा कैबिनेट है उसके अंदर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उसके जो मंत्रालय हैं उनमें चेंज किया गया है कि कौन से मंत्री को जो है कौन सा पद दिया जाए, उनका पोर्टफोलियोज़ जो है वो चेंज किया गया है। तो उस पोर्टफोलियो को जो चेंज किया है तो नए मंत्री कौन से कहाँ बने हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी है और इनको अब कौन कौन से मंत्रालय मिले हैं। तो प्रधानमंत्री को कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो सभी किसके अंडर में हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है। राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्रालय जो है वो दिया गया है और ये लखनऊ से जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय जो हमने अभी पढ़ा था, ये गांधीनगर से इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नितिन जो है जयराम गडकरी, इनको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ये पहले भी इसी मंत्रालय में थे और आज भी हैं। निर्मला सीतारमन वित्त और कॉरपोरेट मामले, इनको भी नहीं चेंज किया है। और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो है इसको इनको दिया गया है। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है, इनका भी चेंज नहीं हुआ है। अर्जुन मुंडा जो हैं उनको जनजातीय मामले, इनका भी सेम है, इनका भी चेंज नहीं हुआ है। और स्मृति ईरानी जी जो हैं उनका चेंज कर दिया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। और पीयूष गोयल जो हैं उनको वाणिज्य और उद्योग, पहले ये रेलवे मिनिस्टर थे, अब इनको वाणिज्य उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्रालय जो है वो दिया गया है। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इनको दिया गया है। और जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं उनको अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय बनाया गया है। और फिर उसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय, उसमें कोई चेंज नहीं है, हमारे राजस्थान के जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उन्हीं को इसमें रखा गया है। किरण रिजिजू जो है उनको कानून और न्याय मंत्रालय के अंदर जो है वो दिया गया है। फिर जो अभी पार्टी चेंज करके आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है वो दिया गया, उनको मंत्री बनाया गया है। फिर और जो है, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अश्विनी वैष्णव, इनको रेलवे, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है राज्यसभा से चुने गए हैं, यानी कि लोकसभा के जो है प्रतिनिधि ये नहीं थे। तो इनके कुछ ये लोग हैं, इनके नाम आप ध्यान रखिएगा, एक ग्लैंस ओवर ले लीजिएगा, सबके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन हमने पढ़े हैं बस उतना ही ध्यान रखना है, बाकी जो है एक बार आप इसको ग्लैंस ओवर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य और कल हम जो है आगे का जो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी है उसको पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे जो है 1-2 दिन के अंदर इस पूरी मैगजीन को जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा और पीडीएफ भी आपको जल्दी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सो पढ़ते रहिए आप। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर से हमें टेलीग्राम के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पे तो अलाउ नहीं है, इसी पे आप लिख करके भेज सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।